चलो बच्चों, तो हम लोग वेव्स को करेंगे 30 मिनट्स के अंदर। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो जाए। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं शुरू। वेव्स इन 30 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है कि जो आप सर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। आसानी से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को। उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स हैं। सारे पीडीएफ्स अनलॉक हैं, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है, यहाँ पर मैं अपडेट्स और गाइडेंस देता हूँ। आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको मिल सके। और मैंने आपके क्लास 11 फिजिक्स के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस है, साथ में मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस, जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें लगा हुआ है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। पर चैप्टर केवल 20 से 25 क्वेश्चन से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। इस शोर शॉर्ट क्वेश्चन को और मजबूती देने के लिए मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी यानी क्लास 11 की पूरी फिजिक्स को, इसका वीडियो सोल्यूशन यानी जितनी भी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स इसके अंदर है उसको वीडियो सोल्यूशन उसके रिकॉर्ड कर दिए सुपर इजी लैंग्वेज में और आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिससे जो बच्चा मेहनत करने को तैयार है वो शोर शॉर्ट क्वेश्चन लगाने के बाद अगर एनसीईआरटी भी देख लेता है तो एकदम धांसू रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे शोर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्लास 11 फिजिक्स के शोर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, उसको लेकर अपने रिजल्ट को शोर शॉर्ट बना लीजिए। तो शोर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर लगाइए। चलते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं, इस वजह से ये वीडियो बन रहा है। बात करते हैं वेव मोशन की। तो वेव क्या चीज होती है, एक तरह का ये डिस्टर्बेंस होता है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, विदाउट मीडियम भी जाता है। लेकिन मीडियम के पार्टिकल जब लगातार वाइब्रेट करते हैं तो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है और एनर्जी कैरी करता है। इसे ही हम बोलते हैं वेव मोशन। ध्यान रखिएगा, वेव के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मीडियम के पार्टिकल नहीं जाते, डिस्टर्बेंस जाता है। जैसे पानी में आप कोई ईटा फेंक देते हैं तो पानी की लहरें उठती हैं, वो लहर आप तक पहुंचती है, ना कि इस पॉइंट का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो नहीं जाता है, डिस्टर्बेंस आप तक आता है। ध्यान रखिएगा, तो मीडियम का पार्टिकल नहीं चलता है, आगे नहीं बढ़ता है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। तो वेव मोशन एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो कि अपने में एनर्जी कैरी करता है और आगे बढ़ता है। जो वेव्स होती हैं वो तीन प्रकार की मोटे तौर पे होती है। एक मैकेनिकल वेव्स, जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जैसे लाइट। और एक मैटर वेव्स होती हैं जो इन दोनों से अलग होती हैं। इसको आप पढ़ेंगे, इन दोनों वेव को पढ़ेंगे क्लास 12 में। ये मैटर वेव्स होती हैं जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन वगैरह जब मोशन करते हैं तो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो तीसरी वेव हो गई मैटर वेव्स। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, जब वेव, ट्रांसवर्स वेव उन्हें कहते हैं जब वेव का प्रोपोगेशन या जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है मीडियम के पार्टिकल उससे 90 डिग्री पर ऑक्सीलेट करें, इस तरह से 90 डिग्री पर, तो ये वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करें, यानी ऐसे ऑक्सीलेट करें जिस डायरेक्शन में चल रही है। जैसे साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इन एयर, तो इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आगे बात करते हैं वेव्स की कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जैसे एम्पलीट्यूड, जो वो वाइब्रेशन करता है मीडियम का पार्टिकल उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। साथ में एक वो समय जो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन में लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। एक यूनिट टाइम में जितने वाइब्रेशन वो पार्टिकल कंप्लीट करता है उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसे न्यू या एफ से दिखाते हैं, ये ग्रीक वर्ड है न्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम इज नोन एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, आप जानते भी होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ये भी ग्रीक वर्ड है ओमेगा। फिर वेवलेंथ होती है, सरल भाषा में पकड़े तो एक टाइम पीरियड में वेव जितना आगे बढ़ जाती है उसे ही हम बोलते हैं वेवलेंथ। और वेव नंबर क्या होता है, यूनिट डिस्टेंस में जितनी वेव प्रेजेंट होती हैं उसे बोलते हैं वेव नंबर, 1/λ से शो करते हैं। ये हो गया वेव नंबर। अगला होता है एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको k इज इक्वल टू 2π/λ से बताया जाता है। तो k इज इक्वल टू 2π/λ क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। और वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी बोलते हैं कि एक यूनिट टाइम में
जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर दिए, आगे बढ़ गई है वेव, उसे वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी हम लोग पुकारेंगे। रिलेशन मैंने लिखा v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ये आप पहले से भी जानते होंगे। इसको वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ पकड़ के रखिएगा। अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर, एक मान लो रस्सी खींच के बांध दी है, तो इसके अंदर जो ट्रांसवर्स वेव बनेगी उसकी स्पीड क्या होगी? तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम होता है। टी होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग और m होता है लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ। ये हो जाती है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा, स्पीड पर और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड, स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो चलेगा। अगली बात लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये क्या है? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड या गैस के अंदर। अच्छा, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, b है बल्क मॉडुलस और रो है डेंसिटी आपकी। अब जो ये जो स्पीड या साउंड की जो स्पीड थी गैस में या एयर में, न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया था v इज इक्वल टू बी आइसोथर्मल अपॉन रो या अंडर रूट पी अपॉन रो। उन्होंने ये माना था कि जब ट्रेवल करती है साउंड गैस के अंदर तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता था। बाद में ये एक्सपेरिमेंटली डाटा मैच नहीं किया तो लाप्लास साहब ने उसमें एक करेक्शन किया और उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, इसलिए जो v का फॉर्मूला आया गामा पी अपॉन रो आया। यहां पे गामा और इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये करेक्ट फॉर्मूला है लाप्लास करेक्शन के बाद। और गामा की वैल्यू होती है सीपी अपॉन सीवी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स ने पकड़ा था आइसोथर्मल और इन्होंने पकड़ा एडियाबैटिक, इसलिए ये v की वैल्यू यानी साउंड की स्पीड इन गैस या एयर बदल जाती है। अब इफेक्ट क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट सिचुएशन में? देखिए फॉर्मूले में ऐसे लगता है कि p को अगर हम बढ़ा देंगे तो v बढ़ जाएगा, ऐसा ना p बढ़ाने पे v, लेकिन ये गलत है क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो p अपॉन रो का रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर बढ़ाने पर v पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अलग सी कुछ बात है, इसलिए पूछी ज्यादा जाती है कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ऊपर से अगर डेंसिटी को अगर आप बढ़ा देंगे तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट रो। डेंसिटी बढ़ने पर वेलोसिटी घट जाएगी। ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो जो ह्यूमिडिटी होने से डेंसिटी कम हो जाती है, तो जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड आपकी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा पर ज्यादा स्पीड की साउंड आपको मिलेगी। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? एक मीडियम के अंदर जब एक वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, प्रोग्रेस कर जाए, तो उस वेव को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये देखिए आपके सामने एक रिलेशन लिखिए आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, है ना, या एंगुलर वेव नंबर। और अगर इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स का जो साइन है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये आपको याद रखना होगा जिससे कंफ्यूज ना करें। प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये फॉर्मूला इक्वेशन और माइनस एक्स डायरेक्शन में ये इक्वेशन, बड़ा सिंपल सी बात है। अब देखिए ये मैंने इक्वेशन लिखी है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं जैसे बात को पकड़ पाए। y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, a है एम्पलीट्यूड, ये पूरा जो एंगल फॉर्म में लिखा है वो फेज होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t हो गया टाइम, k होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, और x होता है पोजीशन, और फाई नॉट होता है इनिशियल फेज। तो ये जो इक्वेशन है इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स का आप मतलब समझ लीजिएगा। अब कई किताबों में ना ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा बता दूं, ये मैंने इक्वेशन आपको बताई है, कई बुक में ये इक्वेशन लिखी होती है, देखिए उल्टा लिखा होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये दोनों ही इक्वेशन एक ही होती हैं, बस दोनों में फर्क क्या है? फेस डिफरेंस का, पाई का फर्क है, यहाँ पे लिखा भी फेस का फर्क है। तो एक इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में, ये पहली वाली इक्वेशन में अगर आप पाई जोड़ दीजिए
तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब ये इक्वेशन ऑफ वेव एक ही है, बस फेज का फर्क है। तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन ना हो। फेज वेव क्या होता है, साइन के अंदर या कॉस के अंदर ये जो पूरा एंगल होता है ये आपका फेज होता है। तो ये फेज पकड़ के चलिए। अब बाउंड्री इफेक्ट, जब एक वेव किसी बाउंड्री से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी इक्वेशन या उसमें फर्क क्या पड़ता है। अगर बाउंड्री रिजिड है, रिजिड होने का मतलब आपने एक रस्सी को कहीं पर कीला ठोक के बांध दिया है और आप हिला रहे हैं, तो वो रिजिड बाउंड्री है, क्योंकि वो जो रस्सी की गांठ जहां बंधी हुई है जिस भी कीले से, वो हिलेगी नहीं। उस समय क्या होता है कि जब वो वेव जो झटका देके आपने पल्स भेजी है, ये जब ये पलट के लौटती है तो एक इसके अंदर पाई का फेज डिफरेंस ऐड हो जाता है। अभी देखिए ये वेव जा रही थी प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये वेव जा रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो ये लिखा है ये वेव है मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, ये जाने वाली ओरिजिनल वेव y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और लौटने वाली वेव क्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में देखिए जा रही है, इसलिए k की जगह माइनस के रखेंगे तो प्लस आ गया। और साथ में पाई का फेज डिफरेंस, इसमें पाई जोड़ दोगे तो ये माइनस एक और आ जाएगा। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी रिजिड बाउंड्री से लौटेगी, x को x का साइन और y का साइन चेंज कर देना है। x का साइन माइनस की जगह प्लस हो गया और y का साइन प्लस की जगह माइनस हो गया। तो रिजिड बाउंड्री से जब ये लौटती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो पाई का फेज डिफरेंस ऐड हो जाता है और डायरेक्शन तो बदले ही। दूसरी बात होती है जब ये रिजिड बाउंड्री की जगह ये ओपन बाउंड्री, ओपन बाउंड्री क्या है, ये छल्ला, ये छल्ला जैसा लग नहीं रहा है, एक रिंग एक रिंग इस रॉड में डाल दिए, तो जब आप इसको झटका मारोगे तो ये रिंग भी ऐसे ऐसे हिलेगा, इसे बोलते हैं ओपन बाउंड्री। इस समय रिफ्लेक्शन जब होता है तो पाई का फेज डिफरेंस ऐड नहीं होता, केवल इसकी बस डायरेक्शन बदलती है आने जाने की। तो ओरिजिनल वेव हो गई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो दो वेव चल रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में आ गई, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और फेज चेंज कोई नहीं होगा ओपन बाउंड्री में। ओपन बाउंड्री कैसा, एक रॉड में छल्ला डाल दिया, आप हिला रहे हैं तो छल्ला भी हिल रहा है, ये ओपन बाउंड्री होती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जब एक ही पॉइंट पर कई वेव पड़ती हैं तो यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो इनका वेक्टर सम के बराबर होता है। ये देखिए लिखा है, दोनों सबकी डिस्प्लेसमेंट जोड़ दीजिए तो वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम बोल दीजिए, वेक्टर सम बोलिए, उसका डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब सुपरपोजिशन से तीन घटनाएं घटती हैं मोटे तौर पे। इंटरफेरेंस ऑफ वेव आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आएगा। वो कब होता है, सेम फ्रीक्वेंसी हो, कोहेरेंट सोर्सेस से हो, सेम वेलोसिटी हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो इंटरफेरेंस हो जाता है। वो 12th में देखेंगे जब आप पढ़ेंगे। स्टेशनरी स्टेशनरी वेव बीट्स यहां समझना है। स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होती हैं, दो सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वेव जब सेम स्पीड से चल रही हो अपोजिट डायरेक्शन में तो स्टेशनरी वेव बन जाती है। देखिए प्रोग्रेसिव वेव आगे चलती हैं, स्टेशनरी वेव आगे नहीं चलती हैं, अपनी जगह हिलती रहती है, बस आगे नहीं बढ़ती, तो ये स्टेशनरी वेव है। बीट्स में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस, मान लो एक की फ्रीक्वेंसी 10 है तो दूसरे की 11-12, 10 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेम वेलोसिटी हो, सेम डायरेक्शन, तो बीट्स पैदा होती हैं। अभी बीट्स की भी चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा बीट्स में क्या होता है। वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड होता है, आवाज बढ़ती और घटती, उसे बीट्स बोलते हैं। चलिए स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं। तो जब दो आइडेंटिकल वेव्स सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो जब सुपर इंपोज करती तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती। स्टेशनरी वेव आगे नहीं बढ़ती, अपनी ही जगह हिलती रहती हैं। जैसे मैंने जीआईएफ भी एक लगाया है। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं, वो हिलते ही नहीं हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे ऐसे मैक्सिमम, उनको आप एंटी नोड बोलते हो। यहां पर देखिए ये जो ऑरेंज कलर वाली लाइन है, इसको ध्यान दिए, ये अपनी ही जगह ऐसे ऐसे कर रही है ना, इसलिए बाकी जो आने जाने वाली वेव हम समझाएंगे। तो यहां पर नोड वो परमानेंटली पॉइंट
रेस्ट पर रहेगा, एंटी नोड जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यहां वाले पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट है लेकिन इससे कम है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला एंटी नोड। अब ये यहां पर बताया गया है कि दो एक जैसे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वेव अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेव इधर जा रही है, एक वेव इधर आ रही है, तो ये लाल वाली और ये डॉटेड वाली सुपर इंपोज हुई और ये ऑरेंज कलर वाली, ये दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर वाली वेव बना दी। ये देखिए ऊपर, फिर ये ध्यान दीजिएगा फ्लैट, और फिर ये नीचे, फिर फ्लैट, फिर ऊपर। तो अपनी ही जगह ऐसे ऐसे होते कि रस्सी को बांध लीजिए आप रिजिड बाउंड्री से और चालू कर दीजिए हिलाना, टकरा के जो वेव आएगी उसमें चांसेस हैं कि आपके स्टेशनरी वेव दिखे। और कैसे दिखती है, ये जीआईएफ में आपको दिख रहा है, ये लाल कलर का जो है वो आपकी स्टेशनरी वेव दिखाई पड़ रही है। अब देखिए क्या होता है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट यानी मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला निकालते हो तो स्टेशनरी वेव का ये फॉर्मूला निकलता है अपने कोर्स में। ये जो शुरुआत वाला पार्ट है ये इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। एक्स बदलने से ए बदलता है, मतलब ये जो आपको दिखाया गया था ना ये इस तरह की वेव जो स्टेशनरी, यहां पर एक्स अलग करोगे तो इसका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में। तो ये एम्पलीट्यूड की बातचीत हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स वो जाननी जरूरी है। तो स्टेशनरी वेव में डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ता, जैसे मैंने बताया अपनी जगह ऊपर नीचे होती है वेव, प्रोग्रेसिव वेव नहीं, आगे नहीं जाएगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट नहीं जाएगी। ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक्सेप्ट दोज नोड्स वाले तो परमानेंटली रेस्ट पे रहते हैं, बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एसएचएम कर रहे होते हैं। ये जो पार्टिकल हिल रहे हैं नीली वाली हरी वाली वेव के, वो एसएचएम कर रहे हैं नोड्स के अलावा। फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंटी नोड्स ये मैं समझा चुका हूं आपको। डिस्टेंस जो होती है दो नोड्स के बीच में, ये दो नोड के बीच में लेमडा बाई 2 होती है, या दो एंटी नोड के बीच में भी लेमडा बाई 2 होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लगातार नोड्स जो मिल रहे हैं एंटी नोड, उनके पास लेमडा बाई 2 डिस्टेंस है। और एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल्स का डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। भाई इस पॉइंट का देखिए एम्पलीट्यूड तो इतना ही है, इस पॉइंट का उससे ज्यादा, और एंटी नोड वाले का सबसे ज्यादा। तो हर जो मीडियम का पार्टिकल है हर एक्स डिफरेंट एक्स के लिए अलग अलग आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा। ऑल द पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर सेगमेंट बिटवीन नोड्स ये सेम फेज में रहते हैं, मतलब ये जो दो सक्सेसिव नोड के बीच में सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ घटेंगे। बाजू वाले में जो नेक्स्ट उसका जो सेगमेंट होगा नोड नोड के बीच का, उससे ये अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, ये बढ़ेगा ऊपर तो ये घटेगा, ये दोनों अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे। जो नोड से एंटी नोड की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एंटी नोड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नोड की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी घटती है, नोड पे शून्य हो जाती है। स्टेशनरी वेव हैज द सेम वेवलेंथ, स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ सेम होती है जो जिन वेव से वो मिलके बन रही है, y1 y2 जो है, और टाइम पीरियड भी तब कंपोनेंट वेव के बराबर ही होगा। अगर y1 y2 का टाइम पीरियड t है तो स्टेशनरी वेव का भी टाइम पीरियड t ही होने वाला है। और कोई भी नोड्स से बाहर एनर्जी आपकी नहीं निकल सकती, जो एनर्जी इसी के अंदर ट्रैप है इस नोड को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसमें जो एनर्जी है वही एनर्जी बनी रहती है, आगे नहीं चल सकती। अब हम बात करते हैं कुछ फिक्स्ड स्ट्रिंग वाली, एक स्ट्रिंग को दोनों सिरों पर अगर बांध दीजिए और उसमें वेव प्रोड्यूस कीजिए तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही वेव्स बनती हैं, उसकी बात करेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है रो पी वो p अपॉन 2l अंडर रूट टी बाई एम होती। p होता है जितने सेगमेंट इसके अंदर बन रहे हैं। तो न्यू है फंडामेंटल नोट, और फर्स्ट हार्मोनिक की या फंडामेंटल टोन आपकी हो जाती है न्यू, और न्यू से p मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसे मैंने बताया स्टेशनरी वेव में बाउंड्री क्योंकि फिक्स कर दी है तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही वेव बनती है। अगर आपने एक रस्सी को एक स्ट्रिंग को दोनों सिरों पर जाम कर दिया है, बांध दिया है, तो यहां पर तो नोट्स ही बनेंगी। तो सबसे पहला फंडामेंटल नोट क्या होगा कि इसके बीचों बीच में एक एंटी नोड बन जाए। तो आप जानते हैं कि नोड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस होती है कितनी, लेमडा बाई 4, और इसके बीच में लेमडा बाई 4। हम सक्सेसिव एंटी नोड नोड की बात कर रहे हैं, दो नोड्स के बीच में लेमडा बाई 2, तो डिस्टेंस लेमडा बाई 2 हो गई। तो एल इनके बीच की दूरी लेमडा बाई 2 हो गई, तो लेमडा 1 की वैल्यू हो गई 2l के बराबर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है न्यू 1 इक्वल टू v अपॉन लेमडा 1। v की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2l अपॉन टी बाई एम। तो ये लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ पे 2l पुट कर दी गई है।
ये v की वैल्यू होती थी, आप समझ पाए होंगे, अंडर रूट टी बाई एम। तो ये 2l आ गया, तो न्यू के बराबर है। तो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर आ गई, इसे बोलते हैं फंडामेंटल नोट या पहली फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक कह लीजिए। अब हम सेकंड, मान लीजिए सेकंड हार्मोनिक की बात करें, उसमें बीच में एक नोड और बन जाता है, तब इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लेमडा टू बराबर एल। ये तो बीच का डिस्टेंस एल था, और ये लेमडा बाई टू मिलकर लेमडा एल हो गया। तो न्यू टू कितनी बनेगी सेकंड फ्रीक्वेंसी, वो बन जाएगी यहाँ पे 2 न्यू के बराबर। तो ये 2 न्यू हो गया, जिसे बोलते हैं पहली ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। तीसरे केस में आ जाएगा जब दो नोट्स बीच में बन गई हैं, 3 न्यू के बराबर। इसी तरह अगर पी आ जाता है बीच में सेगमेंट, तो इसे बोलते हैं पी न्यू के बराबर। अब यहां पर आपने देखा कि न्यू 1 थी तो न्यू बनी, न्यू 2 थी तो 2 न्यू, न्यू 3 पे 3 न्यू। तो सारे हार्मोनिक्स मिल गए। हार्मोनिक क्या होते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल, न्यू 2 न्यू 3 न्यू। तो सारे हार्मोनिक्स मिल जाते हैं, और ये आपकी इस तरह का एक जनरल फॉर्मूला आपके पास आता है, पी अपॉन 2l अंडर रूट टी बाई एन पी न्यू। इसको याद कर लीजिए, ये है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इस तरह से इसमें बनता है। अब ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। एक ऑर्गन पाइप जो एक तरफ से बंद है उसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं, दोनों तरफ खुला है तो ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक कितनी आती है, 1/2l अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, जिसे न्यू बोलते हैं। क्या होता है, ये दोनों एंड अगर खुले हैं तो यहां पर बनती है एंटी नोड्स, और आप जानते हैं दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड बनना जरूरी है कम से कम। तो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया कितना, लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ, तो लेमडा 1 2l आ गया, और न्यू 1 होता है v अपॉन लेमडा 1, v की वैल्यू होती है अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। ये लेमडा 1 की वैल्यू 2l रख दी, ये पूरी वैल्यू फॉर्मूले के तौर पे न्यू के बराबर हो गई। अब अगली बात करेंगे, सेकंड हार्मोनिक की बात करेंगे। तो एक नोट की जगह आपके दो नोड आ गए, किनारे तो एंटी नोड बनना ही था। तो इस डिस्टेंस को जब कैलकुलेट करते हैं, जब लेमडा 2 बराबर एल आ जाएगा, तो 2 न्यू के बराबर सेकंड हार्मोनिक आ गया। इसी तरह से तीसरी, यहां 3 नोट्स बन गए तो 3 न्यू आ जाता। उसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये 30 मिनट का वीडियो है, इसलिए पूरा एलोबरेट में नहीं कर रहा हूं, जैसे आपको याद आ जाए, है ना। ये थर्ड हार्मोनिक बन गया। अब इसमें देखिए क्या है कि ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक 1 न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4 न्यू 5 न्यू सब मिल जाते हैं, तो सारे हार्मोनिक बन जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, जो ओपन एंड की बांसुरी नहीं होती है कृष्ण भगवान वाली, उस, इसीलिए इसकी जो साउंड होती है मीठी होती है। तो कृष्ण भगवान वाली जो बांसुरी है, उसमें जो दोनों एंड पर खुली होती है, उसमें बन जाता है क्या, ओपन ऑर्गन पाइप। सारे तरह के हार्मोनिक मिलते हैं, सुरीली आवाज होती है। अब अगली बात करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो एक जगह बंद है, एक तरफ खुला हुआ है। तो उसकी जो फंडामेंटल नोट होगी, भाई जहां बंद है वहां बनेगा नोड, और जहां ओपन है वहां बनेगा एंटी नोड। तो ये नोड एंटी नोड के बीच में लेमडा बाई 4 होता है। तो लेमडा बाई 4 डिस्टेंस को एल के बराबर कर दीजिए, तो लेमडा 1 बराबर 4l। अब इसी को v अपॉन लेमडा 1, v की वैल्यू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है इन गैस या एयर, और 4l की वैल्यू यहां डाल दी जो इससे निकाली थी। तो ये आ गई न्यू के बराबर 1/4 अंडर रूट गामा पी बाई रो। ये फंडामेंटल या पहली हार्मोनिक है। जब हम इसकी सेकंड यानी फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक निकालते हैं, तो यहां पर देखिए नोड था, यहां एंटी नोड, अब एक नोड बीच में आ गया। तो यहां पर नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4। तो 3 लेमडा बाई 4 वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4, वैल्यू पुट कर दी 3 न्यू के बराबर। अब यहां क्या देख रहे हैं कि सेकंड हार्मोनिक आपको नहीं मिला, 2 न्यू नहीं मिला है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सीधे 3 न्यू मिल गया है। तो 1 न्यू के बाद सीधे आपको 3 न्यू मिला है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको उसके बाद के केस में 5 न्यू मिल जाएगा। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, न्यू 3 न्यू 5 न्यू 7 न्यू। तो यहां पे ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। जो बांसुरी होती है, जो ऐसे एक तरफ मुंह लगा के बजाते हैं, जैसे सांप वाला बीन कह लीजिए तो उसकी सिचुएशन में ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं आपको। उसकी आवाज भी अच्छी होती है, लेकिन ओपन वाले से अच्छी नहीं होती, कृष्ण भगवान वाली बांसुरी से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑड हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे। अगली बार हम लोग बात करते हैं बीट्स की। तो बीट्स क्या होता है, मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी के बीच में कम डिफरेंस होना चाहिए। जब कम डिफरेंस होता है बीट्स के अंदर, और फ्रीक्वेंसी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, सेम फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, एक ही स्पीड से वेव, तो
बीट्स पैदा होती हैं। बीट्स का मतलब है आवाज बढ़ती घटती है। जैसे आपने करोगे तो ऐसी सुनाई पड़ेगी, अभी बढ़ेगी घटेगी। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में या इंग्लिश में वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड, हिंदी में ध्वनि का बढ़ना या घटना, जैसे आप समझ सकें। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, और ये डिफरेंस 10 से कम होना चाहिए, क्योंकि 10 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारी परसिस्टेंस ऑफ साउंड जो कानों में जाती है उसकी वजह से हम बीट्स के बीच का फर्क नहीं कर पाएंगे। यानी 10 बीट से ज्यादा बीट हम नहीं सुन सकते, क्योंकि आवाज आएगी, ठहर जाएगी, परसिस्टेंस ऑफ साउंड तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉसिबल नहीं है, हमारी क्षमता वहीं तक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ये बीट से हम फिर अननोन फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नोन फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज है, बीट फ्रीक्वेंसी 3 है, तो जो अननोन वाली फ्रीक्वेंसी है वो या तो 3 ज्यादा होगी या 3 कम होगी, क्योंकि डिफरेंस लेते हैं। इसी में एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। भाई मान लीजिए नॉन फ्रीक्वेंसी का एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये नॉन फ्रीक्वेंसी का है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी बी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू1 थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो न्यू2 कितनी होगी? या तो बी जोड़ दीजिए या बी घटा दीजिए, दो पॉसिबिलिटी है। पहला एक मेथड होता है लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड में क्या करते हैं, मोम वैक्स को बी पर चिपका देते हैं, ऐसे लगा दिया। जब भी मोम चिपकाते हैं हमेशा क्या ध्यान रखो कि फ्रीक्वेंसी को घटा देता है, हमेशा याद करके रखना। जब भी मोम लगा दोगे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो अगर घटाने पर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मोम लगाने पर, तो नई जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो न्यू1 माइनस बी हो जाएगी। और बीट फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो ये न्यू2 की वैल्यू न्यू1 प्लस बी हो जाएगी। तो ये आप याद कर लीजिए, आप तिकड़म से आराम से निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि शॉर्ट वीडियो है इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे हैं, वरना ये 40-50 मिनट का वीडियो बन जाएगा। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसी से निकल आएगा। दूसरा मेथड होता है फाइलिंग मेथड। तो ये देखिए नोन वाला है ट्यूनिंग फॉर्क, और ये अननोन वाला है। तो अगर यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी बी है तो अननोन वाले की प्लस बी या माइनस बी होगी। फाइलिंग में क्या करते हैं, अननोन वाले का ट्यूनिंग फॉर्क का जो लेग्स होते हैं उनको रेगमाल से फाइल रगड़ देते, घिस देते। फाइलिंग का मतलब घिसना, रेगमाल लिया और घिस दिया या रेती से घिस दिया। तो जब भी फाइलिंग करोगे, घिसोगे, रेतोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप घिसते हैं, फाइलिंग करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इस केस में अगर उस समय बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो अननोन वाले की हो जाएगी न्यू1 प्लस बी, और बीट फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो न्यू2 वाले की हो जाएगी न्यू1 माइनस बी। इस तरीके से आप पूरी गणित कर सकते हैं। तो मैंने बहुत तेजी से 30 मिनट में पूरी चीज आपको रिवाइज करा दी है। क्लास 11 फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने बना दी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के कोर्स को और मजबूत बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें क्लास 11 फिजिक्स की पूरी किताब की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स का वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया है और इसके अंदर आपको दे दिया है। तो एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा पूरी किताब की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स का। अगर आपको थोड़ी मेहनत करने की जज्बा लेकर आए हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद एनसीईआरटी भी अगर आप देख लेंगे तो एकदम धांसू रिजल्ट आएगा। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट रिजल्ट में बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल को। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।